हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो गाइस, आज मैं यहाँ पे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का चैप्टर नंबर 6 लेके आई हूँ, जिसका नाम है शिक्षण पद्धति और मूल्यांकन। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन लेके आई हूँ गाइस, ये सभी के सभी क्वेश्चन, टोटल 25 क्वेश्चन है यहाँ पे, और सभी क्वेश्चन शिक्षण पद्धति और मूल्यांकन से रिलेटेड है। तो गाइस, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा, तो आप इसको पूरा अच्छे से देखिएगा वीडियो को और अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चन लाई हूँ गाइस, सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, टॉप लेवल के क्वेश्चन हैं। ठीक है, और एग्जाम में भी आपसे इसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछता है। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सी एक अच्छे व्याख्यान की विशेषता नहीं है? तो देखिए, कौन सी एक अच्छे व्याख्यान की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो चित्रों और उदाहरणों का प्रयोग, अगर आप किसी चीज की व्याख्या कर रहे हैं, किसी टॉपिक के बारे में आप बता रहे हैं और उस टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे आप अगर कोई इमेज क्रिएट कर दे, कोई वहाँ पे एग्जाम्पल बता दें, तो वो बहुत ही अच्छी विशेषता होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है विशेषता नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये तो विशेषता है, मौजूदा ज्ञान पर ही आगे बढ़ना, ये भी जो है विशेषता है। ठीक है, अत्यधिक लंबा नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी चीज की व्याख्या कर रहे हैं, ठीक है, किसी टॉपिक के बारे में आप समझा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, खिचड़ी बन जाती है। ठीक है, तो ये भी जो है व्याख्यान की विशेषता है, अच्छे व्याख्यान की विशेषता ये भी है। लेकिन एक ही व्याख्यान में कई परिकल्पनाएं बताना, ये जो है वो व्याख्यान विधि की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, व्याख्यान विधि में क्या होता है कि बालक को ध्यान केंद्रित करने की जो आदत पड़ती है, और इसमें क्या होता है, समय की भी बचत होती है और थोड़े समय में हम अधिक विषय वस्तु को याद कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से हम समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कई परिकल्पनाओं की बात कर दिया है। ठीक है, जबकि व्याख्यान विधि में हमेशा एक बार में एक ही परिकल्पनाएं होनी चाहिए। कई परिकल्पनाएं आप बता देंगे तो फिर वो अच्छे से उस टॉपिक को समझ नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये जो है वो अच्छे व्याख्यान की विशेषता नहीं है। अगर यहाँ पे होता है कि एक ही व्याख्यान में एक ही परिकल्पनाएं, तब ये सही हो जाता है, लेकिन यहाँ कई परिकल्पनाओं की बात कर दिया है, इसलिए ये अच्छे व्याख्यान की विशेषता नहीं है। ठीक है गाइस, अगर आप इस वीडियो पे नए आए हैं या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारा वीडियो जो है वो मिलने वाला है। मैं इसमें पूरे 17 टॉपिक जो है वो आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्जाम से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल प्रायः योगात्मक मूल्यांकन में किया जाता है? तो इनमें से कौन सा उपकरण है जिसका इस्तेमाल हम योगात्मक मूल्यांकन के लिए करते हैं? ठीक है, अध्यापन अवलोकन, परीक्षण, असाइनमेंट या उपरोक्त सभी? कौन सा हो जाएगा इसमें से? तो देखिए, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परीक्षण। ठीक है, परीक्षण का जो इस्तेमाल है योगात्मक मूल्यांकन के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा की डाल्टन प्रणाली खाली स्थान द्वारा विकसित की गई है। किसके द्वारा विकसित की गई थी शिक्षा की डाल्टन प्रणाली? तो देखिए, ये जो शिक्षा की प्रणाली थी वो हेलन पार्करस्ट के द्वारा विकसित की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। हेलन पार्करस्ट क्या करते थे कि बालक को जो है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दे देते थे और सारी सुविधाएं भी देते थे इस विधि में। और ये जो विधि थी वो अवबोधन स्तर पे अपनाई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक बच्चा जो अवबोधन करता है वह काफी हद तक उसके खाली स्थान पर निर्भर है। जो बच्चा अवबोधन करता है वो किस पर निर्भर रहता है? देखिए, अवबोधन मतलब कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, समझता है, तो वो किस पर निर्भर होता है? पूर्व अनुभव पर, मान्यताओं, ये क्या हो जाएगा, मान्यताओं।
और उद्देश्यों पर। तो इन तीनों में से वो किस पर ज्यादा निर्भर होता है? ठीक है, ऑप्शन है ए और बी तथा सी। ठीक है, केवल ए बी सी या केवल सी। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी तथा सी। ठीक है, एक बच्चा जो अवबोधन करता है वो अपने पूर्व अनुभव पर भी निर्भर करता है, मान्यताओं पर भी और उद्देश्यों पर भी। तो ये तीनों के तीनों ही जो है इसके अंदर आ जाएंगे। तो ए बी सी तीनों जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश में शिक्षा के क्षेत्र में बौद्धिक उद्देश्य पर बल दिया गया है? तो कौन से देश ने शिक्षा के क्षेत्र में बौद्धिक उद्देश्य पर बल दिया है? भारत, स्पार्टा, ग्रीक या अथेनियन? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीक। ठीक है, ग्रीक के द्वारा। जो ग्रीक के दार्शनिक थे वो इस बात को मानते थे कि वस्तुएं जैसी दिखाई देती हैं उनसे बहुत ज्यादा अलग होती हैं। ठीक है, तो किस देश ने शिक्षा के क्षेत्र को बौद्धिक उद्देश्य पर बल दिया था? तो ग्रीक ने दिया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपचारात्मक शिक्षण का क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है उपचारात्मक शिक्षण का? देखिए भाषा को सीखना ये तो नहीं होगा, कम से कम समय में हल खोजना ये भी नहीं है, उस भाषा को पढ़ना जो ठीक से ना पढ़ाया गया हो, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण का क्या उद्देश्य था? कि उस भाषा को पढ़ना जो ठीक से ना पढ़ाया गया हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छात्रों के अर्जित ज्ञान की जांच करने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली प्रविधि है। यह कौन सी विधि है जो छात्रों के ज्ञान अर्जित करने की जांच करने के लिए प्रयोग में ली जाती है? प्रशिक्षण विधि, प्रयोजन, प्रश्नोत्तरी या निरीक्षण विधि? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परीक्षण विधि। ठीक है, परीक्षण विधि के द्वारा ही छात्रों के अर्जित ज्ञान की जांच की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, पुनर्विचर्षण विधि का इस्तेमाल खाली स्थान का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। किसका अनुमान लगाने के लिए किया जाता है इस विधि का? वैधता, विश्वसनीयता, प्रयोज्यता या वस्तुनिष्ठता? देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैधता। ठीक है, इस विधि का जो इस्तेमाल है वैधता का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, देखिए वैधता विधि जिसका प्रयोग जो है प्रारंभ में विश्वसनीयता का अनुमान लगाने के लिए किया जाता था। ठीक है, पहले जो इसका प्रयोग किया जाता था वो विश्वसनीयता का अनुमान लगाने के लिए किया जाता था, लेकिन आजकल जो है इसका प्रयोग वैधता गुणांक के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोल्ब मॉडल के अनुसार सीखने की किस विधि में शिक्षार्थी समूह में काम करना सीखते हैं? पूर्वाग्रह मुक्त होकर औरों को सुनते हैं तथा व्यक्तिगत तौर पर फीडबैक प्राप्त करते हैं। तो कौन सी विधि है जिसमें शिक्षार्थी या जो बालक है वो समूह में काम करना सीखता है और लोगों को भी सुनता है, व्यक्तिगत तौर पर फीडबैक भी प्राप्त करता है? तो कौन सी विधि है वो? सारी विधि, अभिसारी विधि, आत्मसातीकरण विधि या अनुकूलन विधि? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपसारी विधि। ठीक है, अपसारी विधि में शिक्षार्थी जो होता है वो समूह में काम करना सीखता है और पूर्वाग्रह से मुक्त होकर और भी लोगों को सुनता है और व्यक्तिगत तौर पर फीडबैक भी जो है प्राप्त करता है। ठीक है, अपसारी विधि में वो मूर्त अनुभव से सीखता है। ठीक है, और इसमें काल्पनिक और इन सब चीजों से, काल्पनिकता से जो है वो सतर्कता बरती जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षण की नवाचार विधि जिसमें छात्र अपनी स्वयं की सीखने की गति से सीखता है कहलाती है? क्या कहलाती है जिसमें छात्र अपने स्वयं के सीखने की गति से सीखता है? आगम विधि, निगमन विधि,
अभिक्रमिक विधि या हेउरिस्टिक विधि? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिक्रमिक अनुदेशन विधि। ठीक है, ये जो है वो शिक्षण की नई तकनीकी विधि है जिसमें छात्र जो है वो सक्रिय होता है और खुद से सीखता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, माप का पहला चरण क्या है? पहला है निर्णय लेने की क्या मापन है, परीक्षण का विकास, परीक्षण का प्रबंध या कोई नहीं? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्णय लेने की क्या मापन है। ठीक है, देखिए अगर मैं आपको बता दूं कि मापन क्या है, तो मापन क्या होता है कि किसी व्यक्ति में क्या गुण है इसकी जानकारी करना मापन कहलाता है। ठीक है, देखिए मापन में क्या होता है कि किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में कितनी विशेषताएं हैं, कितने गुण हैं, उसकी संख्या की व्याख्या की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, शिक्षण की प्रदर्शन विधि में प्रदर्शन के दौरान एक विद्यार्थी को खाली स्थान के अवसर प्राप्त होते हैं। किस किस चीज के अवसर प्राप्त होते हैं एक विद्यार्थी को? अवलोकन, नोट बनाने, प्रश्न करने या आरेख बनाने? तो देखिए प्रदर्शन विधि में जो है वो एक विद्यार्थी को इन सभी चीजों के अवसर प्राप्त होते हैं। ठीक है, वो अवलोकन करना भी सीखता है, नोट बनाना भी सीखता है, प्रश्न करता है और आरेख बनाना, इन सभी के अवसर जो है वो इसमें प्राप्त होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए बी सी और डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या ये प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा से हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की क्या के बारे में चिंतित है। तो देखिए वो प्रश्न पत्र के संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के बारे में चिंतित है। ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विषय वस्तु में क्या होता है कि बच्चों को जो चीजें पढ़ाई गई है और उस पढ़ाए हुए भाग में से जो उनके महत्वपूर्ण भाग हैं उन सभी को प्रमुखता दी जानी चाहिए। तो विषय, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के बारे में चिंतित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निगमनात्मक विधि के माध्यम से शिक्षण क्या है? क्या है शिक्षण? सामान्य से विशिष्ट, विशिष्ट से सामान्य, मैक्रो से माइक्रो या आसान से कठिन? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य से विशिष्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सहयोगात्मक अधिगम के क्या लाभ हैं? क्या लाभ है सहयोगात्मक अधिगम के? तो देखिए सहयोगात्मक अधिगम क्या होता है, इसमें क्या करता है बच्चा समूह में रह के सीखता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन है, विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ काम करते हैं। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सहयोगात्मक अधिगम में जो विद्यार्थी है वो ग्रुप स्टडी करता है। ठीक है, समूह में रह के सीखता है। विद्यार्थी अपने सहपाठियों तथा अन्य शिक्षार्थियों के साथ समूह में कार्य करते हुए अपने आप को उनसे जोड़ना सीखते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला है, विद्यार्थी अपनी सामग्री को अधिक अपना मानते हैं तथा एक टीम के रूप में कार्य करते हुए संबंधित मुद्दों पर गहन विचार विमर्श करते हैं। तो ये भी जो है वो सही है। ठीक है, जब वो समूह में काम करते हैं तो काम करने का गुण, गहन विचार विमर्श आदि जो है वो इसमें सीखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए बी तथा सी। ठीक है, क्योंकि सहयोगात्मक अधिगम में जो बच्चा है वो एक समूह में होकर सीखता है और अपनी समस्याओं का जो है वो समाधान करता है। ठीक है, वो अनेक प्रकार के लोगों के बीच काम करता है और सीखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्कूली अंतर के बीच शिशुओं के लिए स्कूली प्रभावशीलता का आकलन करने का सबसे आम तरीका कौन सा है? कौन सा तरीका है? मैट्रिक्स, ग्रेड दृष्टिकोण के माध्यम, सांख्यिकी नियंत्रण या इनमें से कोई नहीं?
इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांख्यिकी नियंत्रण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्याजे के सिद्धांत में वस्तु स्थायित्व खाली स्थान चरण के अंत में विकसित किया जाता है। कौन से चरण के अंत में विकसित किया जाता है? ज्ञानेंद्रिय, मूर्त संक्रियागत, पूर्व संक्रियागत, औपचारिक संक्रियागत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानेंद्रिय। ठीक है, ज्ञानेंद्रिय यानी बौद्धिक विकास। ज्ञानेंद्रिय क्या होता है कि बौद्धिक विकास का पहली अवस्था होती है, बौद्धिक विकास की पहली अवस्था होती है। और इस अवस्था में जो बालक है वो देखना, पकड़ना, पहुंचना, इन सब क्रियाओं को करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विविधता, विविधता देने के लिए, विविध बनने के लिए खाली स्थान की स्थिति या गुणवत्ता की निष्पक्षता के लिए, सौदे नहीं, ये सौदे हो जाएगा, सौदे में निष्पक्षता के लिए क्या जरूरी है? समानता, समावेश, अपक्षपात, इनमें से कोई नहीं। ये उल्टा हो गया गाइस, ये बी हो जाएगा और ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपक्षपात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गठनात्मक आकलन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा साधन उचित नहीं है? कौन सा साधन है जो गठनात्मक आकलन के लिए सही नहीं है? तत्कार्य, मौखिक प्रश्न, सावधिक जांच परीक्षा या प्रश्न मंच एवं खेल। कौन सा है जो इसमें से उचित नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की खोज विधि के लाभ है जिनका प्रयोग विज्ञान शिक्षण के लिए कला में किया जाता है? तो कौन सा हो जाएगा इनमें से शिक्षण खोज विधि के लाभ? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो देखिए, शिक्षार्थी सीखने में आनंद का अनुभव लेते हैं क्योंकि वे स्वयं से ज्ञान की खोज करते हैं। तो ये तो शिक्षण की खोज विधि के लाभ है। ठीक है, शिक्षार्थियों में सूचना प्रसंस्करण क्षमता के विकास के लिए कंटेंट, शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच सतत अंतरक्रिया होती है। तो ये भी जो है वो सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। ठीक है, दोनों ही जो है शिक्षण की खोज विधि के लाभ हैं। ठीक है, जिसका प्रयोग विज्ञान शिक्षण के लिए कला में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा के यथार्थवाद में निम्न में से कौन सी आलोचना नहीं की गई है? कौन सी जो आलोचना है इनमें से नहीं की गई है? देखिए ऑप्शन है, सहपाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों के मूल्य को नकारने वाले शिक्षक की, ये गलत हो जाएगा। पुस्तकों से रट्टा मारकर परीक्षा में पुनः प्रस्तुत करने वाले कुंठित छात्रों की, तो ये भी गलत हो जाएगा। स्कूलों को ऐसे तरीके से संगठित करना जो नागरिक के व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए अनुकूल हो, ये सही है। ठीक है, और शिक्षण जो बच्चों को जीवन से दूर ले जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है वो इसकी आलोचना नहीं की गई है, बाकी ये सब आलोचना ये सब गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? कौन से सिद्धांत पर आधारित होता है विद्यालय आधारित आकलन? देखिए, किसी भी कीमत पर विद्यार्थी को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, तो ये गलत है। ठीक है, विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की उपेक्षा ज्यादा सक्षम है, तो गलत है ये भी। आकलन बहुत किफायती होना चाहिए, ये भी गलत है। बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थी की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, ये सही है। ठीक है, देखिए विद्यालय आधारित जो आकलन होता है उसमें शिक्षक की जो भूमिका होती है वो मुख्य होती है और ये सामान्य कक्षाओं में आयोजित किए जाते हैं।
जो शिक्षक है वो अपने शिक्षार्थी की क्षमताओं को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानता है, ठीक है, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा, इनकी तुलना में, बाहरी शिक्षकों की तुलना में या बाहरी परीक्षकों की तुलना में शिक्षक जो है वो अपने विद्यार्थी की, अपने स्टूडेंट की क्षमताओं को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समस्या निवारण विधि के जनक हैं। कौन है समस्या निवारण विधि के जनक? जॉन डीवी, कार्ल मार्क्स, विलियम एडम या सुकरात? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉन डीवी, ठीक है। समस्या निवारण विधि के जो जनक है वो जॉन डीवी हैं। इन्होंने ही समस्या निवारण विधि दिया है। इन्होंने क्या बताया था इस विधि में कि किसी भी समस्या को हल कैसे करेंगे और हल करने के लिए कौन कौन से चरण इस्तेमाल किए जाएंगे, ठीक है, यानी किस किस प्रोसेस से होके आपको गुजरना होगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस शिक्षाविद को किंडरगार्टन प्रणाली के उद्भवकर्ता का श्रेय दिया जाता है? किसको दिया गया था किंडरगार्टन प्रणाली के उद्भवकर्ता का श्रेय? फ्रेडरिक फोबर ने, मारिया मेड्सरी ने, हरिक पेस्टलॉजी ने या जॉन डीवी ने? तो देखिए किंडरगार्टन, ठीक है, इसका जो विकास किया था वो थे फ्रेडरिक फोबर, ठीक है। फ्रेडरिक फोबर जो थे वो इसके जनक थे। ये जो है वो जर्मनी के शिक्षार्थी थे, ठीक है, और इन्होंने एक शैक्षणिक खिलौने का विकास किया था जिनको फ्रोबेल उपहार के नाम से जाना जाता था। इनका जो नाम था फ्रेडरिक विलियम अगस्त फ्रोबेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन है गाइस। माध्य ग्रेड डिवाइस कार्य बिंदु पद्धति से बेहतर है। माध्य ग्रेड जो है वो डिवाइन कार्य बिंदु यानी कि डिवाइन कार्य पॉइंट पद्धति से बेहतर है। क्योंकि क्यों है बेहतर? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्कूली शिक्षा में माध्य ग्रेड अंतराल अन्य उपलब्धि से संबंधित चर के अंतर से संबंधित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो गाइस आज के ये 25 क्वेश्चन थे, ठीक है, जो कि शिक्षण प्रविधि एवं मूल्यांकन से रिलेटेड थे, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे गाइस हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।